अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का सेमीकंडक्टर्स एंड डोपिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जो ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं, और ग्रुप 4 से जो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं उनको हम टेट्रावेलेंट भी कहते हैं, क्योंकि उनके जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है और आप इसके आउटर मोस्ट शेल में देख सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 और 4। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर टेट्रावेलेंट होते हैं। अच्छा, जब हम सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल की बात करते हैं, क्रिस्टल में हमेशा बहुत सारे एटम्स होते हैं जो एक रेगुलर फैशन के साथ अटैच होते हैं। तो सेमीकंडक्टर का जो क्रिस्टल होता है उसमें एक एटम जो होता है वो 4 एटम के साथ अटैच होता है और उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होती है। जैसे आप देखें ये सिलिकॉन का एटम है, तो ये सिलिकॉन का एटम 4 सिलिकॉन के एटम के साथ अटैच होगा। इसी तरह ये सिलिकॉन का जो एटम होगा वो भी एक एटम यहाँ होगा, एक एटम यहाँ होगा और एक एटम यहाँ होगा। यानी एक सिलिकॉन का एटम 4 सिलिकॉन एटम के साथ अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई सेमीकंडक्टर का जो क्रिस्टल होता है उसमें किस तरह की बॉन्ड होती है। यूजुअली हम जो सेमीकंडक्टर्स में सिलिकॉन और जर्मेनियम की स्टडी करते हैं, और मोस्टली जो सेमीकंडक्टर यूज़ होता है वो सिलिकॉन होता है। अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम के बीच में कंपैरिजन करें तो हम कहते हैं सिलिकॉन की जो फॉरबिडन गैप होती है वो कम होती है, जर्मेनियम की जो फॉरबिडन गैप होती है वो कम होती है, और सिलिकॉन की जो फॉरबिडन गैप होती है वो ज़्यादा होती है। वो इसीलिए क्योंकि सिलिकॉन के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3rd शेल में होते हैं और जर्मेनियम के जो होते हैं वो 4th शेल में होते हैं। तो जब 3rd शेल में है तो इसका मतलब है इसको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और क्योंकि जर्मेनियम के 4th में है तो इसको वैलेंस शेल से यानी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कम एनर्जी चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये सिलिकॉन के जो आउटर मोस्ट शेल है वो 3rd शेल है और जो जर्मेनियम का है वो 4th शेल है। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ होल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, पर प्योर सेमीकंडक्टर में कोवेलेंट बॉन्ड होती है जो कि एक वीक बॉन्ड होती है और वो ब्रेक हो सकती है। जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगी तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ से जनरेट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देखें, आप सपोज़ करें यहाँ पे बॉन्ड टूटी है, तो बॉन्ड टूटने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन था वो कंडक्शन बैंड में चला गया। जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया तो यहाँ पे वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इस इलेक्ट्रॉन की कमी को हम होल का कॉन्सेप्ट देते हैं। जैसे मैंने थ्योरी में लिखा है, व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स द वैलेंस electron jumps from valence band to conduction band, due to which a vacancy is left in valence band within the crystal, and this vacancy is known as the hole। मतलब जब बॉन्ड टूटेगी, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और उस कमी को हम कॉन्सेप्ट देंगे होल का। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में चला गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और इस कमी को हम लोग होल कहते हैं। दूसरी बात ये है कि सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल्स होते हैं। जैसे देखें, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो ये फ्री हो गया और यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया। इसी तरीके से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे भी एक होल क्रिएट हो गया। मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ होल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे ये पॉइंट बता रही है, फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन रेस्ड टू द कंडक्शन बैंड देयर इज़ वन होल लेफ्ट इन द वैकेंसी बैंड क्रिएटिंग। अच्छा, अब हम इस बात को इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी कहते हैं।
अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो वैलेंस बैंड में होल क्रिएट होगा, तो हम इसको कलेक्टिवली इलेक्ट्रॉन होल कह सकते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो एक हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा और उसी के साथ हम एक हमें होल मिलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी कहते हैं। ये आपको पता है दी होल हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज इन प्योर सेमीकंडक्टर। जैसे मैंने पहले बताया दी नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये क्वेश्चन आपके पास पेपर्स में भी आ चुका है। अब हम समझने लगेंगे इलेक्ट्रॉन होल माइग्रेशन। इलेक्ट्रॉन होल माइग्रेशन को समझने के लिए आप ऐसे कंसीडर करें, आप इस तस्वीर को कंसीडर करें। सपोज़ करें ये एक एटम था, इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया यानी कंडक्शन बैंड में चला गया। जब ये कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, यानी यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। जब यहाँ पे ये होल क्रिएट हो जाएगा तो एटम ए जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जब एटम ए पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो बी एटम का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो जब ये बी वाला इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा तो अब यहाँ बी में होल क्रिएट हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन हुई बी से ए और होल की माइग्रेशन हुई ए से बी। तो ये बात याद रखिएगा कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में होल्स माइग्रेशन करेंगे। अब देखें बी एटम पे हो गई है पॉजिटिव चार्ज, यानी बी एटम पे अब होल क्रिएट हो गया है। तो अब ये क्या करेगा, सी का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा। जब ये सी का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा तो सी पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो अभी आप देखें इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन सी से बी हुई और होल की माइग्रेशन बी से सी हुई। तो ये बात मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए गोज़ टू कंडक्शन बैंड इन एटम ए अ होल इज़ क्रिएटेड। जब ए का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा तो ए में एक होल क्रिएट होगा। इस होल की वजह से ये ए क्या करेगा, बी का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब बी में एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो होल है वो शिफ्ट हुआ है ए टू बी और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हुआ है बी टू ए, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं होल इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया है द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर अपोजिट टू ईच अदर। अगर इलेक्ट्रॉन्स बी से ए जाएंगे तो होल ए से बी जाएंगे। अच्छा, अब सेमीकंडक्टर में जो होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में हमारे पास चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और हमारे पास चार्ज कैरियर्स होल्स भी हो सकते हैं। अगर होल्स की वजह से करंट फ्लो करेगा तो उसको कन्वेंशनल करंट कहा जाएगा क्योंकि होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो होगा तो उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहा जाएगा। तो याद रखिएगा सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स दोनों होते हैं। यह भी वो तस्वीर है जो आपको ये बता रही है कि इलेक्ट्रॉन्स की माइग्रेशन और होल की माइग्रेशन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है। सपोज़ करें यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे होल क्रिएट हुआ। जब यहाँ पे होल क्रिएट होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है और होल यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब यहाँ पे होल क्रिएट हो गया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अब यहाँ आएगा। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो इसका मतलब है होल ने माइग्रेशन यहाँ से यहाँ की और इलेक्ट्रॉन ने माइग्रेशन यहाँ से यहाँ की। तो इसी तरीके से ये माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करेंगे डोपिंग की। जैसे कि हमारा प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है रूम टेम्परेचर पे। वो इसीलिए क्योंकि जो प्योर सेमीकंडक्टर हैं उसके पास थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और थोड़े बहुत होल होते हैं। तो इसका मतलब है अगर हम सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को बेहतर करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। तो मैंने लिखा है टू इम्प्रूव द कंडक्टिविटी सम इम्प्योरिटी इज एडेड। और ये जो इम्प्योरिटी होती है ये 5th ग्रुप की हो सकती है या 3rd ग्रुप की हो सकती है, यानी मतलब पेंटावेलेंट भी हो सकता है, ट्राइवेलेंट भी हो सकता है। तो डोपिंग हम इसलिए करते हैं ताकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाए या होल्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाए ताकि कंडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो जाए। तो याद रखिएगा डोपिंग इसलिए की जाती है ताकि कंडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाए। अच्छा, अब जब डोपिंग करेंगे तो डोपिंग करने के बाद जो हमारा मटेरियल होगा उस मटेरियल को हम कहेंगे एक्सट्रांसनिक मटेरियल। एक्सट्रांसनिक मटेरियल का मतलब होता है इम्प्योर। और डोपिंग जैसे कि मैंने ऊपर बताया, डोपिंग में हम 5th ग्रुप के भी डोप कर सकते हैं, 3rd के भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है
डोपिंग के दो टाइप्स हो सकते हैं, एक डोनर डोपिंग और एक एक्सेप्टर। डिटेल में अब हम डिस्कस कर सकते हैं, वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। तो डोनर डोपिंग कब बनेगी? डोनर डोपिंग तब बनेगी जब हम 5th ग्रुप के एटम्स डोप करेंगे। 5th ग्रुप यानी पेंटावेलेंट के जब करेंगे। और 5th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आती है या फास्फोरस आता है। तो एक तो आपसे एमसीक्यूज ये कर सकते हैं कि जब हम आर्सेनिक डोप करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर के साथ तो ये कौन सी डोपिंग कहलाएगी? तो याद रखिएगा ये डोनर डोपिंग कहलाएगी। और डोनर डोपिंग से जो मटेरियल बनेगा उस मटेरियल को हम कहेंगे कि ये एन टाइप मटेरियल है। वो क्यों कहेंगे इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखें, ये देखें हमारे पास एंटीमनी है, इसके पास 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसने 4 सिलिकॉन एटम के साथ शेयर कर दिया। अभी भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है जो कि हमारे पास कंडक्शन बैंड में अवेलेबल हो सकता है। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी अवेलेबल हो गई। अब हम सपोज कर लेते हैं कि अगर इनमें से किसी की बॉन्ड टूटती है, तो जब बॉन्ड टूटेगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और यहाँ पे एक होल क्रिएट होगा। अब आप इस बात का ख्याल रखें कि हमारे पास दो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक हमारे पास होल है। तो इसका मतलब हुआ कि इम्प्योर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ होल्स एक जैसे नहीं होते हैं। और इस एन टाइप में आपने देखा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा है और होल्स की क्वांटिटी कम है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से हम इसको एन टाइप मटेरियल कहते हैं। तो हमेशा डोनर डोपिंग से एन टाइप मटेरियल बनता है। ये मैंने पॉइंट लिखी है, इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी कैरियर्स एंड होल्स आर इन माइनॉरिटी कैरियर्स। और ये होल्स हमेशा थर्मल एक्साइटेशन की वजह से, यानी बॉन्ड की ब्रेक होने की वजह से होते हैं। अच्छा, तो इसमें जैसे मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसलिए मैंने लिखा है करंट इज़ मेंटेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप में जो करंट मेंटेन करता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्टर डोपिंग। एक्सेप्टर डोपिंग तब बनेगी जब हम 3rd ए ग्रुप यानी ट्राईवेलेंट एटम्स को डोप करेंगे। ट्राईवेलेंट में बोरान है, एल्युमिनियम है और गैलियम है। तो लिखा है व्हेन 3rd ए ग्रुप एटम्स आर एडेड एज इम्प्योरिटी इन सेमीकंडक्टर्स देन दिस टाइप ऑफ डोपिंग इज कॉल्ड एक्सेप्टर डोपिंग। और एक्सेप्टर डोपिंग से जो मटेरियल बनेगा वो पी टाइप मटेरियल होगा। अब इसको हम नीचे समझ लेते हैं। तो ये समझें कि हमारे पास बोरान है, बोरान ट्राईवेलेंट है तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो गया, एक इसके साथ, एक इसके साथ। अब इसके साथ शेयर करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे एक होल का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो अभी हम कह सकते हैं कि इसमें होल्स की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए होल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है पी टाइप मटेरियल। सो पी टाइप मटेरियल में और पी टाइप मटेरियल्स में आपने देखा होल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। जब ये होल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, तो इसलिए हम इसको एक्सेप्टर डोपिंग भी जो है वो कह सकते हैं। तो इसमें होल्स आर इन मेजॉरिटी कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इन माइनॉरिटी कैरियर्स। और इलेक्ट्रॉन भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे बनेंगे वो हमेशा बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से बनेंगे। सपोज़ करें अगर ये बॉन्ड टूट गई तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा जो है वो मतलब फ्री हो गया, और ये जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो यहाँ पे होल भी क्रिएट होगा। पर इस बात का ख्याल रखें, अब हमारे पास 2 होल्स होंगे और एक हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो लिहाजा ये बात क्लियर हो गई कि इसमें पी टाइप मटेरियल में होल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कम होगी। तो मैंने लिखा है करंट इज़ मेंटेन्ड बाई होल्स इन एक्सट्रांसनिक नंबर ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल। एक्सट्रांसनिक का मतलब होता है इम्प्योर। अगर पी टाइप होगा तो होल्स ज़्यादा होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। अगर एन टाइप होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे और होल्स कम होंगे। तो ये आप अच्छे तरीके से देख लें, फिर हम इस पे MCQs भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपने सारे मेरे लेक्चर्स अटेंड किए होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल एंड डायोड। यानी आज के लेक्चर में हम ये 3 बातें डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं।
सबसे पहले एक टर्म है जिसको हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफी। अब क्रिस्टलोग्राफी क्या है? तो हम अगर किसी भी क्रिस्टलाइन का ज्योमेट्रिकल फॉर्म देखना चाहते हैं, यानी किसी भी क्रिस्टलाइन का अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सरेज की डायफ्रैक्शन या इलेक्ट्रॉन की डायफ्रैक्शन या न्यूट्रॉन की डायफ्रैक्शन करते हैं, और उसकी मदद से हम किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं, और इस स्टडी को कहते हैं क्रिस्टलोग्राफी। जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द स्टडी अबाउट जियोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बाय यूजिंग एक्स-रेज, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन बीम इज़ नोन एज द क्रिस्टलोग्राफी। अब यहाँ से एक सीधा सा ये थ्योरेटिकल MCQs आ सकता है, जो 1-2 टेस्ट में आया है कि क्रिस्टलोग्राफी क्या है, और दूसरा MCQs यहाँ से ये बन सकता है कि हम क्रिस्टलोग्राफी कैसे करते हैं। तो क्रिस्टलोग्राफी हम एक्स-रेज की मदद से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की मदद से भी कर सकते हैं, न्यूट्रॉन की मदद से भी कर सकते हैं। और हम क्या करते हैं, बेसिकली डायफ्रैक्शन करते हैं इनकी, एक्स-रेज की डायफ्रैक्शन करेंगे या इलेक्ट्रॉन्स की या न्यूट्रॉन्स की, तो हमें किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं, या आप आपसे ये भी कर सकते हैं कि भाई क्रिस्टलोग्राफी में कौन सा रे यूज़ होता है, तो एक्स रे यूज़ होता है। ये एक्स-रेज की एक एप्लीकेशन भी है। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जैसे आप लोगों को पता है कि सॉलिड्स के 2 फॉर्म होते हैं, एक एमॉर्फस और एक क्रिस्टलाइन, पर हमारे सिलेबस में क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइन क्या है? तो हम कहते हैं क्रिस्टलाइन एक ऐसा सॉलिड होता है जिसमें जो कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो ऐसा सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स ऑर्डरली अरेंज होते हैं, उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन। और एमॉर्फस में जैसे आप जानते हैं कि कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स रेंडमली अरेंज्ड होते हैं। बहरहाल क्रिस्टलाइन में जो कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स होते हैं वो हाईली अरेंज्ड होते हैं, और हम उनको क्रिस्टलाइन भी कहते हैं। अब क्रिस्टलाइन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम डिफ़ाइन करेंगे, जिसको कहते हैं क्रिस्टल लैटिस, या इसको लैटिस अरे भी कहते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है? तो हम कहते हैं द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स इन 3 डायमेंशन नेटवर्क। यानी जब हम एटम्स को, जैसे आप जानते हैं कि क्रिस्टल तब बनता है जब एटम्स जो होते हैं वो एक रेगुलर फैशन में अरेंज होते हैं। तो जब हम एटम्स को, किसी भी क्रिस्टल के एटम्स को जब हम 3 डायमेंशन नेटवर्क में अरेंज करते हैं, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं कि ये इसका क्रिस्टल लैटिस है। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये एक क्रिस्टल लैटिस है, ये एटम्स हैं। एटम को यहाँ पे पॉइंट से डिनोट किया जाता है, ये एटम्स हैं। तो हमने इन एटम्स को एक ऑर्डर में अरेंज किया है 3 डायमेंशन में। तो 3 डायमेंशन में एटम्स को ऑर्डर के साथ अरेंज करने से ये जो सिस्टम बन गया है, हम इसको कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। और अगर आप देखेंगे तो इस क्रिस्टल लैटिस का जो छोटा सा पार्ट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे ये देखें, ये छोटा सा पार्ट है और ये पार्ट बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है, और बार बार रिपीट करने से हम एक क्रिस्टल लैटिस बना सकते हैं। तो ये जो छोटा सा पार्ट है, हम इस छोटे से पार्ट को यूनिट सेल कहते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है यूनिट सेल की डेफिनेशन, इट इज़ द स्मॉलेस्ट ब्लॉक और जियोमेट्रिकल फिगर। यानी जैसे अगर आप ये देखें तो ये क्यूब आपको नज़र आ रहा है, एक जियोमेट्रिकल फिगर क्यूब नज़र आ रही है। जब हम इन सारे क्यूब्स को आपस में 3 डायमेंशन अरेंज करेंगे तो हमारा एक क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। तो क्रिस्टल लैटिस का जो छोटे में छोटा पार्ट होता है जो बार बार रिपीट होता है और क्रिस्टल लैटिस बन जाता है, उस छोटे से पार्ट को हम कहते हैं यूनिट सेल। यानी आप ऐसे समझें, अगर आपके पास एक दीवार है तो समझें दीवार एक किस्म की क्रिस्टल लैटिस है, और उस दीवार में जो छोटी सी ब्रिक है वो समझें कि यूनिट सेल है, क्योंकि ब्रिक को जैसे ही आप रिपीट करते जाएंगे तो आपकी दीवार बन जाएगी। तो आप इसको इस बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे ये देखें, ये एक क्यूब होता है। अब आप देख रहे हैं, सपोज़ करें ये एक किस्म का क्रिस्टल लैटिस है, और इस क्रिस्टल लैटिस का ये जो छोटा सा क्यूब में निकालूंगा, ये समझें इसका यूनिट सेल है। अगर मैं इनको ऐसे यूनिट सेल को 3 डायमेंशन में अरेंज करता जाऊंगा तो हमारा एक क्या बन जाएगा, क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। तो आई होप कि आपको क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल का कॉन्सेप्ट जो है
क्लियर हो गया होगा। क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन आपके एंटी टेस्ट में रिपीट हो चुकी है, तो इसको याद रखिएगा। और दूसरी ये बात भी याद रखिएगा कि यूनिट सेल को हम पैरेललोपिप्ड भी कहते हैं, पैरेललीपिप्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं सेल पैरामीटर्स। तो सेल पैरामीटर्स क्या होते हैं? सेल पैरामीटर्स वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं यूनिट सेल की जिससे हम कोई भी क्रिस्टल सिस्टम को डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे आपने क्रिस्टल सिस्टम केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो क्रिस्टल सिस्टम के जो वेरिएबल्स होते हैं हम उनको सेल पैरामीटर्स भी कह सकते हैं। तो मैंने लिखा है दीज आर मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनिट सेल ऑन विच अ क्रिस्टल सिस्टम कैन बी डिफाइंड। अब सेल पैरामीटर्स में दो बातें आती हैं, एक एजिस आती हैं, एक एंगल्स आती हैं। एजिस और एंगल्स को कलेक्टिवली हम सेल पैरामीटर्स कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, कि ये जो आपको ये जो हैं ए बी सी, हम इसको कह रहे हैं कि ये हमारे जो एजिस हैं, और ये जो अल्फ़ा बीटा गामा है इसको हम टेक्निकली कह रहे हैं कि ये हमारी जो हैं वो। अच्छा, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीएन जंक्शन और सेमीकंडक्टर डायोड। तो पीएन जंक्शन और सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है? तो हम कहते हैं कि जब हम पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल के साथ मिक्स कर देते हैं तो वहाँ पे एक पीएन जंक्शन बन जाता है, और इसी तरीके से ये जो डिवाइस बनेगी उस डिवाइस को कहेंगे डायोड। जैसे हमने डेफिनेशन में लिखा है, व्हेन अ ब्लॉक ऑफ पी टाइप मटेरियल is put adjacent to n-type material, a common plane is termed as p-n junction and a device is called the diode। यानी डायोड सिंपली एक p-n जंक्शन डिवाइस होती है। p टाइप मटेरियल, आपको पता है कि p टाइप मटेरियल में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, और n टाइप मटेरियल में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये एक पी टाइप मटेरियल है। इसमें आप देख रहे हैं ये जो हैं ये बेसिकली होल्स हैं जो मेजॉरिटी में हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो माइनॉरिटी में हैं। इसी तरह से ये एन टाइप मटेरियल है। एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी में होल्स हैं। तो जब हमने पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल के साथ मिक्स कर दिया तो ये एक पीएन जंक्शन डिवाइस बन गई है, ये एक पीएन जंक्शन बन गया है, और हम इस डिवाइस को डायोड कहते हैं। अब जो डायोड होता है, इस डायोड के पास दो टर्मिनल होते हैं। इट हैज़ टू टर्मिनल। एक टर्मिनल इसका एनोड कहलाता है, एनोड हमेशा पी टाइप मटेरियल होता है, और एक इसका कैथोड कहलाता है, कैथोड हमेशा एन टाइप मटेरियल होता है। तो ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये डायोड की सिंबल है। अच्छा, डायोड क्या करता है? तो डायोड हमेशा वन डायरेक्शन में करंट को कंडक्ट करता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा जनरेटर में कि एसी करंट जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। अगर हम एसी करंट इस डायोड को देंगे तो हाफ जो साइकिल होगी, यानी हाफ जो पॉजिटिव साइकिल होगी डायोड उसको कंडक्ट करेगा, और जो नेगेटिव साइकिल होगी यानी जिसमें पोलैरिटीज़ चेंज हो जाएंगी डायोड उसको कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डायोड सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट को परमिट करता है। ये हम आगे भी समझेंगे रेक्टिफायर में। और डायोड जो है वो एक किस्म की नॉन ओमिक डिवाइस है। नॉन ओमिक डिवाइस उसको कहते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती, यानी जिसमें करंट और वोल्टेज का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं बनता। तो डायोड में करंट और वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बनता, इसलिए हम कहते हैं कि डायोड हमारी जो है वो नॉन ओमिक डिवाइस है। तो डायोड क्या है, डायोड कैसे बनता है, ये बातें आप थोड़ी सी समझ लें। अब हम नीचे डायोड को और भी डिस्कस। डायोड में एक इम्पॉर्टेंट टर्म होती है डिप्लेशन रीजन। अगर आप इस डिप्लेशन रीजन को समझना चाहते हैं तो आप इस डायग्राम को देखें। इस डायग्राम में ये बताया गया है कि जब हमने पी टाइप मटेरियल के साथ एन टाइप मटेरियल रखा है तो ये एक किस्म का पीएन जंक्शन बन गया है, और हम इस डिवाइस को डायोड कहते हैं। जैसे ही हम पी टाइप मटेरियल के साथ एन टाइप मटेरियल रखते हैं तो यहाँ पे डिफियन होती है। डिफियन का मतलब है कि ये वाले जो होल्स हैं ये एन टाइप मटेरियल में जाएंगे, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पी टाइप में जाएंगे। स्टार्टिंग में ये होगा कि थोड़े से इलेक्ट्रॉन
यहाँ पी टाइप में आ जाएंगे और थोड़े से होल्स यहाँ माइग्रेशन करके एन टाइप में आ जाएंगे। पर थोड़ी देर के बाद ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की, ये बंद हो जाएगी। ये इसलिए बंद हो जाएगी क्योंकि इस साइड पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये होल्स को अट्रैक्ट करेंगे, यानी ये इन होल्स को एन टाइप मटेरियल में जाने नहीं देंगे। इसी तरीके से ये जो होल्स हैं ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को पी टाइप मटेरियल में नहीं जाने देंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये जो रीजन है जंक्शन के नज़दीक, ये एक किस्म का बैरियर बन गया है जो इलेक्ट्रॉन और होल्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। और ये जो रीजन बना है, इस रीजन में आपको किसी भी किस्म की चार्ज कैरियर्स नज़र नहीं आएंगे। इस रीजन को हम कहते हैं डिप्लेशन रीजन। इस रीजन का हमने डिप्लेशन रीजन नाम इसलिए रखा है क्योंकि इस रीजन में जितने भी चार्ज कैरियर्स थे वो सारे के सारे जो हैं वो डिप्लीट हो गए हैं, इसीलिए हम इस रीजन को कहेंगे डिप्लेशन रीजन। और एक बात याद रखिएगा कि डिप्लेशन रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर मौजूद नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में बता रहा हूँ। अब हम डिप्लेशन रीजन की डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो डिप्लेशन रीजन क्या है? इट इज़ द रीजन अराउंड द जंक्शन which act as a barrier to prevent the further movement of electron and holes across the junction, जैसे मैंने आपको बताया। अब हम इसको डिप्लेशन रीजन क्यों कहते हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया क्योंकि इस रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको डिप्लेशन रीजन कहते हैं। मतलब इस रीजन की, जंक्शन के नज़दीक वाला जो रीजन है, इस रीजन के सारे चार्ज कैरियर्स डिप्लीट हो गए हैं, इसलिए हम इसको डिप्लेशन रीजन कहते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड, और ये क्यों बना था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये इलेक्ट्रॉन और होल्स की डिफियन की वजह से बना था। अब हम नेक्स्ट टर्म डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट टर्म हमारी है वो बैरियर पोटेंशियल है। तो बैरियर पोटेंशियल क्या है? तो मैंने आपको बताया कि जंक्शन के नज़दीक एक किस्म का बैरियर बन गया है डिप्लेशन रीजन में, और ये बैरियर इन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को माइग्रेशन करने से प्रिवेंट कर रहा है। तो इसके लिए इसका मतलब ये होगा कि इन होल्स के पास एक वोल्टेज होनी चाहिए और इन इलेक्ट्रॉन्स के पास भी एक ऐसी वोल्टेज होनी चाहिए ताकि ये इस जंक्शन को क्रॉस कर सकें, और उस वोल्टेज को हम कहते हैं बैरियर वोल्टेज। अगर आपका ये डायोड सिलिकॉन का बना होगा तो बैरियर वोल्टेज 0.7 होगी, अगर ये जर्मेनियम का बना होगा तो बैरियर पोटेंशियल 0.3 होगी। अब आप देख सकते हैं जो मैंने पॉइंट्स लिखी हैं। नियर द जंक्शन, जंक्शन के नज़दीक अ डिप्लेशन रीजन इज़ फॉर्म्ड, डिप्लेशन रीजन बन चुका है। विच एक्ट एज अ बैरियर, जो बैरियर का काम कर रहा है फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स टू क्रॉस द जंक्शन, जो इलेक्ट्रॉन और होल्स को जंक्शन क्रॉस करने से प्रिवेंट कर रहा है। फॉर क्रॉसिंग दिस बैरियर, इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिक्वायर अ वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन और होल को एक वोल्टेज चाहिए, एंड दिस वोल्टेज इज़ नोन एज द पोटेंशियल बैरियर। और जैसे मैंने आपको बताया कि सिलिकॉन के लिए ये 0.7 है और जर्मेनियम के लिए ये 0.3 है। तो इस लेक्चर में आपने देखा कि हमने क्रिस्टलोग्राफी डिस्कस की, यूनिट सेल डिस्कस किया, डायोड डिस्कस किया, डायोड की इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस की। इसी तरीके से आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से ये समझ लें, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में MCQs आपसे डिस्कस करेंगे। और मैं साथ ही साथ आप लोगों को ये भी कहूँगा कि ये जो हमारा चैनल है क्लास फिज़िक्स, इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती जाए जो भी हम लेटेस्ट वीडियो रखें। तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में MCQs डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे MCQs, और MCQs जिन टॉपिक्स पे हम करेंगे उनके नाम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उनके नेम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल और डायोड। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि लम्स में और CMC में आ चुका है। The study of geometric form of crystal solids, crystalline solids by using X-rays, electrons or neutron beams constitute the science of। तो ये हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन में पढ़ा था कि जब हम क्रिस्टलाइन का जियोमेट्रिकल फॉर्म देखते हैं तो उसमें हम
एक्सरेज, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स यूज़ करते हैं और इस स्टडी को क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। तो इसके लिए इसका ऑप्शन होगा ए, इसको मैं बी होगा, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है द एंगुलर अरेंजमेंट ऑफ स्पेस पोजीशन ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड, और ये क्वेश्चन भी लम्स में और सीएमसी में आ चुका है। तो हमने पढ़ा था कि एटम्स को 3 डायमेंशन में अरेंज करने को हम लैटिस एरे भी कहते हैं, और हम इसको क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं, या हम इसको स्पेस लैटिस भी कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ई होगा। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, अ क्रिस्टल डायोड इज़ अ डैश डिवाइस। तो क्रिस्टल डायोड जो है वो एक नॉन लीनियर डिवाइस है, क्योंकि ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द डिप्लेशन लेयर इन पीएन जंक्शन रीजन इज काज बाय। तो डिप्लेशन रीजन मैंने बताया था डिफ्यूजन की वजह से बनता है, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो इसका ऑप्शन बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इफ़ डोपिंग इन सेमीकंडक्टर इंक्रीज देन साइज ऑफ डिप्लेशन रीजन। तो जब भी हम डोपिंग करेंगे तो याद रखिएगा डिप्लेशन रीजन की साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से डिप्लेशन रीजन की साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि डिप्लेशन रीजन की साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ पीएन जंक्शन डायोड इफ़ पी रीजन इज़ हेवली डोप्ड देन एन रीजन। अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि पी रीजन ज़्यादा डोप्ड है और एन रीजन जो है वो कम डोप्ड है। तो जहाँ पे कैरियर ज़्यादा होंगे वहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जहाँ पे कैरियर कम होंगे वहाँ पे अट्रैक्शन कम होगी। तो अट्रैक्शन की वजह से साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इसीलिए हम कहेंगे पी रीजन हेवली डोप्ड है, तो पी रीजन में डिप्लेशन रीजन की साइज़ जो है वो कम होगी। तो ग्रेटर इन पी रीजन ये नहीं होगा, क्योंकि पी रीजन हेवली डोप्ड है। ग्रेटर इन एन रीजन, तो ये बिल्कुल सही है, एन रीजन में ज़्यादा होगा। तो इसके लिए इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हम बी कर देते हैं। इस बात को आप नोट कर दें कि जो हेवली डोप्ड होगा वहाँ पे डिप्लेशन रीजन की साइज़ कम बनेगी। क्वेश्चन नंबर 7, डिप्लेशन रीजन कंटेंट्स। तो मैंने क्लियर कट आपको थ्योरेटिकल डिस्कशन में बताया था कि डिप्लेशन रीजन के अंदर ना तो होल्स होते हैं ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी होगा, सॉरी इसका ऑप्शन डी होगा, नो चार्ज कैरियर्स। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसको वन बाय वन। तो ऑप्शन नंबर ए है डायोड, अ डायोड कंसिस्ट 2 पी टाइप मटेरियल। डायोड में 2 मटेरियल तो होते हैं, पर दोनों मटेरियल पी टाइप नहीं होते हैं, और दोनों मटेरियल एन टाइप भी नहीं हो सकते। डायोड में एक पी टाइप मटेरियल होता है और एक एन टाइप होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द पी टाइप रीजन ऑफ डायोड बिहेव्स एज। जो पी टाइप रीजन डायोड का है वो हमेशा एनोड बिहेव करता है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10, जो लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, द बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन डायोड। तो सिलिकॉन डायोड का जो बैरियर पोटेंशियल है वो 0.7 होता है, और जर्मेनियम का अगर डायोड होगा तो कितना होगा, 0.3। तो इसी तरीके से ये जो MCQs का सेक्शन है, ये जो MCQs का डिस्कशन था इन टॉपिक्स के मुतालिक, तो ये क्वेश्चंस हैं। इनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे डिस्कस किए जो पास पेपर में आए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरीके से अगर आप थ्योरेटिकल डिस्कशन सही तरीके से समझेंगे तो आपको MCQs भी समझ में आएंगे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक किसी और लेक्चर में करेंगे। और फिर भी मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हों उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का फॉरवर्ड ब्यासिंग एंड रिवर्स ब्यासिंग ऑफ डायोड। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ब्यासिंग क्या होता है। तो ब्यासिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी भी डायोड को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देते हैं तो इस
प्रोसेस को हम बियासिंग कहते हैं। जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द एप्लीकेशन ऑफ सम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द डायोड इज़ कॉल्ड बियासिंग। अब डायोड की जो बियासिंग होती है उसके दो मेथड्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक को कहते हैं फॉरवर्ड बियासिंग और एक को कहते हैं रिवर्स बियासिंग। इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरवर्ड बियासिंग। तो फॉरवर्ड बियासिंग का मतलब क्या है? तो फॉरवर्ड बियासिंग का मतलब है कि हम डायोड को इस तरह से एक्सटर्नल वोल्टेज दें ताकि उसका जो बैरियर है वो ख़त्म हो जाए, जो पोटेंशियल बैरियर है वो ख़त्म हो जाए और डायोड में से करंट फ्लो होने लगे। तो ऐसी बियासिंग को हम कहते हैं फॉरवर्ड बियासिंग। यानी डायोड को इस तरह वोल्टेज दी जाए ताकि उसका जो पोटेंशियल बैरियर है, जो हमने पहले पढ़ा था, जो डिफियन की वजह से बना था, तो पोटेंशियल बैरियर जो है उसका यानी कैंसिल हो जाए और उस डायोड में से करंट फ्लो होने लगे अक्रॉस द जंक्शन। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉरवर्ड बियासिंग। अब फॉरवर्ड बियास डायोड कैसे होगा? तो डायोड को फॉरवर्ड बियास तब हो सकता है कि डायोड का जो पी टाइप मटेरियल है, जिसको हम एनोड कहते हैं, वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ लगना चाहिए और जो एन टाइप मटेरियल है वो बैटरी के नेगेटिव के साथ लगना चाहिए। तो याद रखिएगा, फॉरवर्ड बियास के लिए कंडीशन है कि कनेक्ट दी एनोड विथ पॉजिटिव ऑफ द बैटरी एंड कैथोड ऑफ डायोड विथ नेगेटिव ऑफ द बैटरी। इस कनेक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड बियास। अब जब डायोड फॉरवर्ड बियास होगा तो अब देखें, यहाँ पे हमने पॉजिटिव लगाया है और पी टाइप में होल्स हैं, तो ये पॉजिटिव को रिपेल करेंगे। इसी तरीके से होल्स क्या करेंगे, इस बैरियर को क्रॉस करके यहाँ चले आएंगे और इसी तरीके से ये एक नेगेटिव टर्मिनल है, ये इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी, तो इलेक्ट्रॉन भी इस बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे। यानी हमने बैटरी ऐसे कनेक्ट की है, हमने वोल्टेज ऐसे दी है ताकि ये जो होल्स हैं ये इस बैरियर को क्रॉस कर दें और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये भी इस बैरियर को क्रॉस कर दें। मतलब कि अब किसी भी किस्म का बैरियर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कनेक्शन को हम लोग फॉरवर्ड बियासिंग कहते हैं। अब एक बात याद रखिएगा कि फॉरवर्ड बियासिंग जब हम करते हैं डायोड की, तो जो डिप्लेशन रीजन है वो नैरो होता जाता है। वो क्यों नैरो होता है? तो ये देखें, ये जो एरो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है जंक्शन की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है पोटेंशियल बैरियर की। तो ये पोटेंशियल बैरियर की इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से शुरू होती है, नेगेटिव पे ख़त्म होती है। और ये जो आप ब्लू लाइन वाली लाइन देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल सर्किट की, एक्सटर्नल वोल्टेज की है। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। इस वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जंक्शन की, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बैरियर की, वो यानी वीक हो जाएगी और इसीलिए हम कहेंगे कि हमारा डिप्लेशन रीजन जो है वो नैरो हो जाएगा। और इसी के साथ जो यहाँ पे बैरियर है वो जो है वो बैरियर भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो वोल्टेज है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा है और बैरियर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम है। तो लिहाजा बैरियर यहाँ से जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं जो हमने पॉइंट्स लिखी हैं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। टू अप्लाई द फॉरवर्ड बियास, कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पी टाइप मीन्स एनोड। मतलब कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड के साथ लगाना है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कैथोड के साथ लगाना है। इस तरीके से डायोड हमारा फॉरवर्ड बियास हो जाएगा। और ये पॉइंट जैसे मैंने बताई, द एक्सटर्नल फॉरवर्ड पोटेंशियल डेवलप इट्स ओन फील्ड विच एक्ट्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोटेंशियल बैरियर, hence a small amount of external potential will eliminate the barrier। ये इस तस्वीर में दिखाया गया है। जैसे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो बैरियर की थी और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो एक्सटर्नल वोल्टेज की थी। तो इसी तरीके से एक्सटर्नल वोल्टेज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और बैरियर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो इसीलिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने बैरियर की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दिया। इसका मतलब हुआ कि अब बैरियर जो है वो ख़त्म हो गया है। अब ये होल्स इजीली एन टाइप मटेरियल में चले जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली पी टाइप मटेरियल में चले जाएंगे। ये तस्वीर आपको शो कर रही है। ये देखें, ये डिप्लेशन रीजन की साइज़ थी विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, यानी जब हमने
ब्यासिंग नहीं किया था तो ये डिप्लेशन रीजन की साइज़ थी। जब हमने फॉरवर्ड ब्यास किया तो डिप्लेशन रीजन की साइज़ जो है वो कम हो गई। तो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि फॉरवर्ड ब्यास जब हम डायोड को करते हैं तो डिप्लेशन रीजन की साइज़ क्या हो जाती है। तो डिप्लेशन रीजन की साइज़ जो है वो कम हो जाती है और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाती है। ये आप देखें, ये लाइन आपको शो कर रही है कि जब हमने कनेक्शन नहीं किया था तो ये एक्सटर्नल फील्ड थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और जब हमने बैटरी लगा दी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मतलब कम हो गई है, जो बैरियर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसिल हो गई है या कम हो गई है। तो ये नीचे मैंने पॉइंट्स में लिखा है, वंस बैरियर इज़ एलिमिनेटेड, जैसे मैंने आपको बताया, बाय फॉरवर्ड पोटेंशियल द जंक्शन रेजिस्टेंस बिकम्स ऑलमोस्ट ज़ीरो, देयरफॉर करंट फ्लोज। अच्छा, फॉरवर्ड ब्यास की कंडीशंस याद रखें। जब डायोड हमारा फॉरवर्ड ब्यास होगा तो नंबर 1 डिप्लेशन रीजन की साइज़ कम हो जाएगी, नंबर 2 बैरियर हमारा ख़त्म हो जाएगा, नंबर 3 रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी, नंबर 4 करंट हमारा फ्लो हो जाएगा। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा, करंट फ्लो होगा, डिप्लेशन रीजन की साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगी। और जब हमारा डायोड फॉरवर्ड ब्यास होता है तो हम कहते हैं ये क्लोज स्विच की तरह बिहेव कर रहा है। क्लोज स्विच का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी सर्किट में से करंट फ्लो करता है तो हम उसको क्लोज स्विच भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, फॉरवर्ड डायोड हमेशा एक क्लोज स्विच की तरह एक्ट करता है। जब डायोड हमारा फॉरवर्ड ब्यास होता है तो डायोड के पास जो वोल्टेज होती है वो या तो 0.7 होगी या तो 0.3 होगी। ये वही है जो फॉरवर्ड ब्यास वोल्टेज है। अगर डायोड आपका सिलिकॉन का होगा तो 0.7, अगर जर्मेनियम का होगा तो 0.3। तो ये आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि डायोड जब फॉरवर्ड ब्यास होता है तो उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होती है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, यानी नेक्स्ट इसका जो टाइप था ब्यासिंग का वो है रिवर्स ब्यास। तो रिवर्स ब्यास का मतलब क्या होता है, बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। फॉरवर्ड ब्यास में ये था कि हम वोल्टेज इस तरह से दे रहे थे ताकि बैरियर जो है वो कैंसिल हो जाए, पर यहाँ पे हम वोल्टेज इस तरह से देंगे ताकि बैरियर की साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो ऐसा कनेक्शन या ऐसा ब्यास जिसमें बैरियर की साइज़ इंक्रीज़ हो जाए तो हम उसको रिवर्स ब्यास कहते हैं। जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, when external voltage applied to junction in such a direction that potential barrier is increased, this is called reverse bias। अब आप देखें, रिवर्स ब्यास करने के लिए कंडीशन क्या है कि जो हमारा एनोड है, जो पी टाइप मटेरियल है, उसको बैटरी के नेगेटिव के साथ लगाएंगे और जो एन टाइप मटेरियल है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाएंगे, यानी बिल्कुल अपोजिट करेंगे जैसे हमने जो है अपना फॉरवर्ड ब्यास में किया था। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो पी टाइप मटेरियल है इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स जो हैं वो होल हैं, और यहाँ पे हमने नेगेटिव लगाया है तो ये होल्स सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स ये सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये जो बीच वाला जो रीजन है इसकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर से देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये जो होल्स हैं ये सारे यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये रीजन जो है, इस रीजन की साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो रिवर्स ब्यास में बैरियर की साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगी, उसी के साथ डिप्लेशन रीजन की साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और आइडियली कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी डायोड में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और इस केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारा डायोड जो है एज अ ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। तो ये सारी बातें, और इस केस में क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो हम कहेंगे कि जंक्शन की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिवर्स ब्यास की हैं। अब हम देख लेते हैं जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखी है रिवर्स ब्यास के लिए। तो रिवर्स ब्यास के लिए हमने पॉइंट लिखी है, टू अप्लाई द रिवर्स ब्यास connect the positive terminal of battery to N type means cathode and connect the negative terminal of the battery to P type, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। और ये भी देख लें, the external reverse bias potential develop its own electric field, एक्सटर्नल वोल्टेज अपनी फील्ड डेवलप करेगी जो ब्लू लाइन से दिखाया जा रहा है,
और ये जो रेड लाइन से दिखाया जा रहा है ये जंक्शन की यानी पोटेंशियल बैरियर की इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप देख रहे हैं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन सेम हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इसी वजह से बैरियर की साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगी और डिप्लेशन रीजन की साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये लिखा हुआ है द एक्सटर्नल रिवर्स बायस पोटेंशियल डेवलप इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड विच एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोटेंशियल बैरियर, हेंस द बैरियर हाइट इज़ इंक्रीज। तो ये सारी बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब हम एक ऐसा डायग्राम देखेंगे जिसमें हमारी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो ये देखें एक रिवर्स बायस का डायग्राम है। अब रिवर्स बायस आपको कैसे पता चले, तो देखें ये जो पी टाइप है ये नेगेटिव के साथ लगा हुआ है और जो एन टाइप है वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ लगा हुआ है, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। और रिवर्स बायस में जैसे आपने ये देखा था कि डिप्लेशन रीजन की साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप ये देखें जब बैटरी नहीं लगी थी तो ये डिप्लेशन रीजन की साइज़ छोटी थी और जब बैटरी आपने लगाई रिवर्स बायस आपने किया तो डिप्लेशन रीजन की साइज़ इंक्रीज़ हो गई। इसी तरीके से जंक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज़ हो गई है। जब कुछ भी नहीं लगा हुआ था, बैटरी नहीं लगी हुई थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम थी। जब आपने बैटरी लगा दी तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में ऐड हो गए और हम कहेंगे कि जंक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज़ हो गई। तो ये सारी बातें मैंने आपको पहले भी बताई हैं। तो ये लिखा हुआ है दिस इंक्रीज द बैरियर प्रिवेंट द फ्लो। अच्छा, जैसे आपको पता है कि बैरियर की साइज़ बढ़ गई है, बैरियर की साइज़ बढ़ गई है मतलब अब कोई भी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस जो है वो हाई हो चुकी है। जैसे आप मेरे को मैंने पहले ही बताया कि आइडियली कोई करंट फ्लो नहीं होगा, पर थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ऐसे होंगे जो थर्मली जनरेटेड होंगे, उनके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो इस जंक्शन को क्रॉस कर पाएंगे, इसलिए हम कहेंगे थोड़ा बहुत लीकेज करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो अब आप ये सारी बातें नोट कर लें कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो फॉरवर्ड बायस की हैं और कौन सी प्रॉपर्टी जो हैं वो रिवर्स बायस की हैं। इसी तरीके से ये नीचे भी लिखा हुआ है द रिवर्स बायस डायोड एक्ट एज अ ओपन स्विच। ओपन स्विच में आपको पता है कि कोई करंट फ्लो नहीं करता, तो लिहाजा रिवर्स बायस में भी कोई करंट आइडियली फ्लो नहीं करता है, तो हम कहेंगे जो हमारा रिवर्स बायस डायोड है वो एक ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। और रिवर्स बायस में अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। देखें रिवर्स बायस में डायोड के पास उतनी ही वोल्टेज होगी जितनी एक्सटर्नल वोल्टेज होगी। सपोज़ करें अगर हमने डायोड के साथ 10 वोल्ट कनेक्ट कर दिया और डायोड को हमने रिवर्स बायस किया है तो डायोड के पास 10 वोल्ट होगा। पर अगर हम डायोड के साथ 10 वोल्ट लगाएंगे और डायोड को फॉरवर्ड बायस करेंगे तो डायोड के पास जो ड्रॉप होगा वो 0.7 होगा। और लास्ट में ये भी पॉइंट लिखी हुई है कि साइज़ ऑफ डिप्लेशन रीजन इंक्रीजेज। ये सारी बातें मैंने आपको पहले भी बताई हैं। तो इसी तरीके से आपने आज के लेक्चर में देखा कि फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी आपने देख ली। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अब हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ जो हमने टॉपिक डिस्कस किया हुआ था फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, इस पे अब हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ डिस्कस करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये लेक्चर सुन लें, उसके बाद ही ये एमसीक्यूज़ सॉल्व करें। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द टर्म बायस मीन्स। जैसे हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन में देखा था कि हम बायसिंग कहते हैं डायोड को किसी वोल्टेज से कनेक्ट करने को। तो जब हम डायोड को वोल्टेज देते हैं तो हम इस प्रोसेस को बायसिंग कहते हैं या बायस कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 द प्रोसेस बाय विच पोटेंशियल बैरियर ऑफ डिप्लेशन रीजन कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। ये पास पेपर का क्वेश्चन है। तो वो प्रोसेस जिसमें पोटेंशियल बैरियर डिप्लेशन रीजन का हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकें तो उसको भी बायसिंग कहते हैं। क्योंकि अगर फॉरवर्ड बायसिंग होगा तो पोटेंशियल डिप्लेशन रीजन का जो पोटेंशियल बैरियर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर रिवर्स बायस होगा तो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इसको बायसिंग कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3
when an external voltage applied to the junction in such a direction that it cancel the potential barrier, thus permitting current flow is known as। तो ये लम्प्स में क्वेश्चन आ चुका है, और आप अगर थ्योरेटिकल डिस्कशन देखेंगे तो उसमें मैंने डेफिनेशन बताई है। अब इसमें लिखा हुआ है कि हम बैरियर को कैंसिल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम फॉरवर्ड ब्यास कर रहे हैं, और फॉरवर्ड ब्यास की दूसरी एप्लीकेशन भी है, देखें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये फॉरवर्ड ब्यासिंग होगी। तो इसका ऑप्शन होगा ए। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन अ डायोड इज़ फॉरवर्ड ब्यास, जब डायोड फॉरवर्ड ब्यास होता है तो क्या होता है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वीक। तो बिल्कुल सही है, फील्ड वीक हो जाती है जंक्शन की। बैरियर इज़ एलिमिनेटेड, बैरियर ख़त्म हो जाता है, सही बात है। परमिटिंग द फ्लो ऑफ करंट, करंट फ्लो होने लगता है, सही बात है। रेजिस्टेंस बिकम्स लो, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये फॉरवर्ड ब्यास की हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हेन द डायोड इज़ रिवर्स ब्यास, जब डायोड रिवर्स ब्यास होता है। अच्छा, एक बात आप सुन लें, ये MCQs डिस्कस करने का ये मतलब होता है कि आपकी जो थ्योरेटिकल डिस्कशन आपने लिया वो आपका एकदम से रिवाइज हो जाएगा, और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो पास पेपर्स के होंगे। तो आप इन क्वेश्चन को ऐसे इजी ना समझें, मतलब कहने का ये है, ये आपको तब आसान लगेंगे जब आप लेक्चर अटेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डायोड इज़ रिवर्स ब्यास, जब डायोड रिवर्स ब्यास होगा तो क्या होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रेंथन, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड और बैरियर की फील्ड आपस में ऐड हो जाएगी। बैरियर हाइट इज़ इंक्रीज, ये भी सही है, बैरियर बढ़ जाएगा। प्रिवेंट द फ्लो ऑफ करंट, करंट फ्लो नहीं होगा, बिल्कुल सही है। रेजिस्टेंस बिकम्स हाई, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका भी टी होगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन भी है जो पास पेपर में आया है, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, अब हम समझने की कोशिश करेंगे, केयरफुली हम इसको रीड करेंगे पहले। टू स्टूडेंट एक्स एंड वाई कनेक्ट अ डायोड इन सीरीज विद अ बैटरी एंड अ मल्टी एमीटर, मल्टी एमीटर वो है जो करंट को मेजर करता है। व्हेन एक्स परफॉर्म्स द एक्सपेरिमेंट ही गेट्स ज़ीरो रीडिंग, जब एक्स ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसको ज़ीरो रीडिंग मिली। इसका मतलब है सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा था। तो एक्स के केस में सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा था। वाई गेट्स द डिज़ायर्ड हाफ स्केल डिफ्लेक्शन ऑन हर एमीटर, जबकि दूसरे स्टूडेंट ने जो किया उसको डिफ्लेक्शन मिल गई, यानी एक्स वाले केस में करंट फ्लो नहीं हो रहा था, वाई वाले में करंट फ्लो हो रहा था। इफ़ बोथ आर आइडेंटिकल इक्विपमेंट्स मोस्ट प्रोबेबल रीज़न फॉर द डिफरेंसेस, तो डिफरेंस क्या हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि भाई एक्स के केस में करंट फ्लो नहीं हो रहा था तो एक्स ने डायोड को रिवर्स ब्यास कनेक्ट किया होगा, और वाई के केस में करंट फ्लो हो रहा था तो वाई ने फॉरवर्ड ब्यास किया होगा। एक्स हैज़ रिवर्स कनेक्शन टू एमीटर, सही है। वाई हैज़ रिवर्स, वाई के पास रिवर्स नहीं है क्योंकि वाई में करंट फ्लो हो रहा था। वाई हैज़ रिवर्स कनेक्शन टू बैटरी, और एक्स हैज़ रिवर्स कनेक्शन टू द बैटरी। तो अब हम देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। एक्स हैज़ रिवर्स कनेक्शन टू मिली एमीटर के साथ नहीं होगा। वाई हैज़ रिवर्स कनेक्शन टू मिली एमीटर के साथ कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हम बात करेंगे वाई हैज़ रिवर्स कनेक्शन टू बैटरी, क्योंकि बैटरी होती है जो डायोड को फॉरवर्ड ब्यास भी कर सकती है, रिवर्स भी कर सकती है। वाई हैज़ रिवर्स ब्यास, तो वाई के पास रिवर्स ब्यास नहीं होगा क्योंकि उसमें करंट फ्लो हो रहा था, तो हम कहेंगे एक्स के पास रिवर्स होगा, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी होगा। और फॉरवर्ड ब्यास के लिए क्या होना चाहिए,
P कनेक्टेड होना चाहिए पॉजिटिव के साथ और N कनेक्टेड होना चाहिए नेगेटिव के साथ। तो यहाँ लिखा हुआ है P शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव वाइल N शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव। तो इसका ऑप्शन बी होगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर फॉरवर्ड ब्यासिंग इज डेट इन विच अप्लाइड वोल्टेज। फॉरवर्ड ब्यास में अप्लाइड वोल्टेज क्या करेगी, बैरियर पोटेंशियल को कैंसिल करेगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी। फिर क्वेश्चन नंबर 9, रिवर्स ब्यास अप्लाइड टू अ जंक्शन डायोड इंक्रीजेस दी माइनॉरिटी कैरियर। नहीं, ये तो नहीं होता है। लोअर द पोटेंशियल बैरियर, लोअर नहीं होगा। रेजिस द पोटेंशियल बैरियर, तो इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड ब्यास देन। जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड ब्यास होगा तो क्या होगा, बोथ द डिप्लेशन रीजन एंड बैरियर हाइट्स आर रिड्यूस। तो ये सही है, दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपने देखा कि ये हमारे MCQs हो गए ब्यासिंग के ऊपर। तो फिर इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है रेक्टिफायर एंड इट्स टाइप्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेक्टिफायर की डेफिनेशन। तो रेक्टिफायर क्या है, तो हम कहते हैं रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज को डायरेक्ट करंट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, यानी AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और इस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। यानी रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज DC करंट वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स दी अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज इनटू डायरेक्ट करंट वोल्टेज इज़ नोन एज रेक्टिफायर एंड प्रोसेस इज़ नोन एज द रेक्टिफिकेशन। यानी इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहा जाएगा और जो डिवाइस ये काम करेगा उसको रेक्टिफायर कहा जाएगा। अब डिटेल में जाने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और डायरेक्ट करंट क्या होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट आपने चैप्टर नंबर 14 में डिस्कस किया होगा। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। जैसे आप अगर इस डायग्राम को देखेंगे तो ये बाई डायरेक्शनल है। इसकी हाफ साइकिल पॉजिटिव है और इसकी हाफ साइकिल नेगेटिव है। पॉजिटिव साइकिल का मतलब ये है कि अगर इसका डायरेक्शन सपोज करें A से B है तो इस हाफ साइकिल का डायरेक्शन B से A होगा। यानी हर हाफ साइकिल के बाद पोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इस करंट को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट उसको कहते हैं जो यूनी डायरेक्शनल होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो नीचे वाली नेगेटिव साइकिल है वो इसमें नहीं है, यानी इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो हैं वो पॉजिटिव जो हैं वो साइकिल्स हैं। तो हम कहेंगे ये हमारा DC है। तो AC करंट और DC करंट में ये फ़र्क होता है, AC करंट जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है और DC करंट जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। अब जब हम रेक्टिफायर की बात करते हैं तो जो हमने डायोड पढ़ा है, डायोड को हम एज अ रेक्टिफायर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो रेक्टिफायर है इसके दो टाइप्स होते हैं। एक को कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरे को कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। इसको हम डिटेल में नीचे डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, तो हम कहते हैं अ रेक्टिफायर विच कंडक्ट करंट ओनली ड्यूरिंग हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC इज़ नोन एज द हाफ वेव रेक्टिफायर। यानी हाफ वेव रेक्टिफायर वो रेक्टिफायर होता है जो सिर्फ आधी साइकिल को यानी हाफ साइकिल को जो है कंडक्ट करता है, बाकी हाफ साइकिल को जो है वो ब्लॉक कर देता है। और जो हम कहते हैं कि हमारा जो सिंगल डायोड है वो एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा सिंगल डायोड होगा वो हमेशा हाफ वेव रेक्टिफायर के तौर पे यूज़ हो सकता है। अब कैसे समझेंगे आप, ये देखें डायग्राम। ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आप देखें एक डायोड लगा हुआ है, ये रेजिस्टर लगा हुआ है जहाँ पे हम आउटपुट लेंगे।
और डायोड को जो हमने दिया है वो AC दिया है, ये AC का सिंबल है। अब आप सपोज़ करें ये हमारी जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो ये एंड होगा, ये एंड होगी पॉजिटिव और ये एंड होगी नेगेटिव। जब ये एंड पॉजिटिव होगी इसका मतलब है ये डायोड का एनोड है, और डायोड का एनोड पॉजिटिव के साथ लग जाएगा, और ये डायोड का कैथोड है, ये नेगेटिव के साथ लग जाएगा। डायोड हमारा फॉरवर्ड ब्यास हो जाएगा, और ये सारी हाफ साइकिल जो है कि इस सारी हाफ साइकिल के दौरान इस रेजिस्टर में करंट फ्लो करेगा, और हमें जो है करंट आउटपुट पे भी मिलेगा। जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो नेगेटिव जब हाफ साइकिल आएगी तो पोलैरिटी चेंज हो जाएंगी। पहले यहाँ पॉजिटिव था, अब यहाँ नेगेटिव होगा, और यहाँ नेगेटिव था पहले, अब यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। जब यहाँ नेगेटिव होगा तो डायोड का एनोड नेगेटिव के साथ लगा हुआ है और डायोड का कैथोड पॉजिटिव के साथ लगा हुआ है, तो ये रिवर्स ब्यास होगा। और जब रिवर्स ब्यास होगा तो डायोड में करंट फ्लो नहीं करेगा, तो लिहाजा ये पूरी हाफ साइकिल के दौरान इस रेजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। फिर जब ये हाफ साइकिल आएगी दोबारा पोलैरिटी चेंज होगी, ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव, और आपका डायोड दोबारा फॉरवर्ड ब्यास हो जाएगा, और ये पूरी हाफ साइकिल जो है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। और ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है ये फिर से सप्रेस हो जाएगी। तो आपने देखा हाफ वेव रेक्टिफायर क्या कर रहा है, हाफ साइकिल को कंडक्ट कर रहा है और हाफ साइकिल को ब्लॉक कर रहा है। तो ये हम कहते हैं कि हमारा जो सिंगल डायोड होता है वो एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर के तौर पे यूज़ हो सकता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर का यूज़ जो होता है वो ट्रांसफार्मर के दो एडवांटेजेस होते हैं। एक एडवांटेज ये होता है, ट्रांसफार्मर का जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि हम वोल्टेज को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, हम वोल्टेज को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। और दूसरा ये होगा कि ट्रांसफार्मर जो है वो आइसोलेट करेगा। एक है हमारा, ये है हमारा पावर सर्किट, और ये यहाँ से आगे ये है हमारा रेक्टिफायर सर्किट। अगर हम इनके बीच में ट्रांसफार्मर लगा देंगे जैसे आपके बुक में डायग्राम बना हुआ है, तो फिर क्या होगा, ये जो पावर सर्किट है ये अलग हो जाएगा और ये जो रेक्टिफायर सर्किट है ये अलग हो जाएगा। इससे जो इलेक्ट्रिक शॉक के जो रिस्क हैं वो कम हो जाएंगे। तो रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर यूज़ करने के दो फ़ायदे हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि आपको जो आउटपुट पे वोल्टेज मिलेगी वो कम मिलेगी, क्योंकि आपकी आधी साइकिल रेक्टिफाई हो रही है और आधी साइकिल जो है वो ब्लॉक हो रही है। तो इसीलिए अब हम डिस्कस करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर जैसे नाम से ही जाहिर है, फुल वेव रेक्टिफायर वो रेक्टिफायर होगा जो पूरी साइकिल को कंडक्ट करेगा, यानी अ रेक्टिफायर विच कंडक्ट करंट इन सेम डायरेक्शन फॉर बोथ हाफ साइकिल्स ऑफ इनपुट इज़ नोन एज द रेक्टिफायर। यानी ये रेक्टिफायर क्या करेगा, दोनों हाफ साइकिल को कंडक्ट करेगा, और दोनों हाफ साइकिल के दौरान आप देखेंगे कि बाहर वाले सर्किट में करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा। और ये जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है इसमें हम दो डायोड यूज़ कर सकते हैं। एक डायोड एक हाफ साइकिल को कंडक्ट करेगा और दूसरा डायोड दूसरी हाफ साइकिल को कंडक्ट करेगा, और इसमें आप देख सकते हैं। और इसमें जो हम ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, इस ट्रांसफार्मर के पास दो सेकेंडरीज होंगी, और इस ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर। जैसे आप देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर है, ये इसकी प्राइमरी हो गई, इसके पास दो सेकेंडरीज हैं, यानी इसकी सेकेंडरी, ये जो सेकेंडरी है ये दो सेकेंडरी में डिवाइड की गई है इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स थे। तो ये एक हमारा ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में दो सेकेंडरीज हैं, इसको सेंटर टेप ट्रांसफार्मर भी यानी हम कहते हैं। ये हमारा डायोड 1 है, ये हमारा डायोड 2 है, ये हमारा लोड है जहाँ से हम आउटपुट लेंगे। तो अब आप देखें, जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ये एंड पॉजिटिव होगा, ये एंड नेगेटिव होगा, ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव, यानी ऊपर पॉजिटिव होगा नीचे नेगेटिव। जब ऊपर पॉजिटिव होगा तो इस डायोड का एनोड जो है वो पॉजिटिव के साथ लगेगा और इस डायोड का कैथोड जो है वो नेगेटिव के साथ लगेगा, और इस डायोड का एनोड जो है वो नेगेटिव के साथ लगेगा। तो ये डायोड रिवर्स ब्यास होगा और ये डायोड फॉरवर्ड ब्यास होगा। तो यहाँ से इस डायोड में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, सारा करंट ऐसे फ्लो करेगा, और लोड में करंट ऐसे जाएगा। तो आप देख रहे हैं लोड में करंट ऐसे जा रहा है। तो इस
पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान हमारा D1 जो होगा वो फॉरवर्ड ब्यास होगा और D2 जो होगा वो रिवर्स ब्यास होगा। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, अब ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये डायोड जो है, क्योंकि ये डायोड का एनोड नेगेटिव के साथ लग गया तो ये रिवर्स ब्यास हो जाएगा और ये डायोड आपका फॉरवर्ड ब्यास हो जाएगा। तो अब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब इस डायोड में करंट ऐसे जाएगा और लोड में करंट ऐसे जाएगा। तो अभी भी आप देख रहे हैं, पहले भी लोड में करंट ऐसे जा रहा था और अब भी लोड में करंट ऐसे जा रहा है। इसका मतलब है लोड में करंट का डायरेक्शन सेम है। तो आपने देखा हमने अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दिया है और हमने दोनों हाफ साइकिल्स को कंडक्ट किया है। तो इसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। याद रखिएगा, फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड यूज़ होंगे। एक डायोड एक हाफ साइकिल को कंडक्ट करेगा, दूसरा डायोड दूसरी हाफ साइकिल को कंडक्ट करेगा। अच्छा, तो आपने देखा कि ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर था जिसमें हमने दो डायोड यूज़ किए थे। एक डायोड एक हाफ साइकिल को कंडक्ट कर रहा था, दूसरे को कंडक्ट कर रहा था। अच्छा, अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर का कंपैरिजन करें तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे ये एफिशिएंट होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्योंकि हमारी सिर्फ हाफ वेव ही हमें मिल रही थी इसीलिए वो उतना एफिशिएंट नहीं था। तो जैसे थ्योरी में लिखा हुआ है, द फुल वेव रेक्टिफायर इज़ मोर एफिशिएंट देन हाफ वेव रेक्टिफायर एंड इट्स एवरेज वैल्यू ऑफ DC इज़ मच हायर देन फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमें जो है आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। और दूसरी बात ये भी आपको याद रखनी है कि फुल वेव रेक्टिफायर में जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो जाएगी, क्योंकि आप देखें इसकी एक साइकिल हो रही है तो इसकी दो साइकिल हो रही हैं। तो ये बात याद रखिएगा, फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। अच्छा, आप देखें ये जो हमने डिस्कस किया फुल वेव रेक्टिफायर, इसका जो मेन इस सर्किट का जो ऊपर हमने सर्किट डिस्कस किया, इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि इस सर्किट को सेंटर टेप ट्रांसफार्मर चाहिए, यानी ऐसा ट्रांसफार्मर चाहिए जिसके पास दो सेकेंडरीज हों। तो इसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो प्रैक्टिकली हम ये सर्किट यूज़ नहीं करते हैं, हम एक दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो जैसे थ्योरी में मैंने लिखा है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट इज डेट अ ट्रांसफार्मर इज रिक्वायर्ड with two separate but identical secondaries, making this type of full wave rectifier circuit costly as compared to full wave bridge rectifier। तो अब हम डिस्कस करेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में है, बहरहाल हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है इसमें चार डायोड यूज़ करते हैं। दो डायोड एक हाफ साइकिल को कंडक्ट करेंगे और दो डायोड दूसरे हाफ साइकिल को कंडक्ट करेंगे। जैसे मैंने लिखा है, 4 डायोड लेबल्ड D1 to D4 आर अरेंज इन सीरीज पेयर्स विथ ओनली 2 डायोड conducting current during each half cycle. During the positive half cycle of the supply, diode D1 and D2 conduct in series while D3 and D4 are reverse bias and current flows through the load as shown। बहरहाल फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज़ होंगे। 2 डायोड एक हाफ साइकिल को कंडक्ट करेंगे और 2 डायोड दूसरी हाफ साइकिल को कंडक्ट करेंगे। इसीलिए हम अब एक्सप्लेन करेंगे। अब सपोज़ करें कि हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल थी। जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो समझे यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। तो इसी वजह से जब यहाँ प्लस आएगा ये डायोड हमारा फॉरवर्ड ब्यास होगा और ये डायोड हमारा रिवर्स ब्यास होगा। ये डायोड रिवर्स ब्यास इसलिए होगा क्योंकि ये डायोड का कैथोड है और ये कैथोड पॉजिटिव के साथ लग जाएगा। तो ये डायोड आपने देखा रिवर्स ब्यास है, ये डायोड हमारा फॉरवर्ड ब्यास है। अब हम इसको भी डिसाइड कर लेते हैं। तो ये नेगेटिव यहाँ आएगी, जब नेगेटिव यहाँ आएगी तो ये इसका एनोड है, ये डायोड हमारा रिवर्स ब्यास हो जाएगा और ये डायोड हमारा फॉरवर्ड ब्यास हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव कैथोड के साथ लगी हुई है। तो आपने देखा D1 और D2 हमारे फॉरवर्ड ब्यास होंगे और ये D3 और D4 हमारे रिवर्स ब्यास होंगे। अब करंट का डायरेक्शन कैसे होगा लोड में, तो करंट यहाँ से आएगा। जब करंट यहाँ आएगा तो करंट यहाँ नहीं जा सकेगा क्योंकि ये रिवर्स ब्यास है। रिवर्स ब्यास डायोड ओपन स्विच होता है, करंट इसमें आएगा। फिर जब करंट यहाँ आएगा तो करंट यहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि ये रिवर्स ब्यास है। फिर करंट इसमें से होता होता ऐसे आएगा
और फिर करंट ए से आएगा, ए से आने के बाद करंट ए से, और फिर करंट ए से ऊपर। जब ये करंट ऊपर जाए यहाँ आएगा तो ऊपर नहीं जा सकेगा क्योंकि ये डायोड रिवर्स ब्यास है। फिर करंट ए से होकर और इस तरीके से अपनी साइकिल कंप्लीट कर लेगा। तो लोड में आपने देखा करंट ए से फ्लो हो रहा है इस तरीके से। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो नेगेटिव हाफ साइकिल के बाद ये पोलरिटी चेंज हो जाएंगी। अब ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब यहाँ पे नेगेटिव होगा तो ये डायोड रिवर्स ब्यास, ये डायोड फॉरवर्ड ब्यास, और जब यहाँ पॉजिटिव होगा तो ये डायोड रिवर्स ब्यास, ये डायोड फॉरवर्ड ब्यास। अभी आप देखें D1 और D2 रिवर्स ब्यास हो गए हैं, D3 और D4 जो हैं वो फॉरवर्ड ब्यास हो गए हैं। तो एक हाफ साइकिल के दौरान 2 डायोड फॉरवर्ड ब्यास और 2 रिवर्स ब्यास, दूसरी हाफ साइकिल के दौरान 2 डायोड फॉरवर्ड ब्यास और 2 डायोड रिवर्स ब्यास। अब बाहर आप करंट का डायरेक्शन देखें तो करंट ऐसे आएगा। जब करंट यहाँ आएगा तो यहाँ नहीं जा सकेगा क्योंकि ये रिवर्स ब्यास है। फिर करंट ऐसे होते होते करंट यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ इस लोड में, अच्छा पहले भी लोड में करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, अब भी लोड में करंट फ्लो ऐसे हो रहा है। इसका मतलब है लोड में करंट का डायरेक्शन जो है वो सेम है। अब ये करंट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे। जब करंट यहाँ आएगा तो यहाँ करंट नहीं जा सकेगा क्योंकि ये रिवर्स ब्यास है। फिर ये करंट ऊपर जाके इस तरीके से साइकिल कंप्लीट होगी। तो आपने देखा कि एक हाफ साइकिल के दौरान 2 डायोड फॉरवर्ड ब्यास और दूसरे हाफ साइकिल के दौरान 2 डायोड फॉरवर्ड ब्यास। इसी तरीके से ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा आप देखें, अगर हम कंपेयर करवाएं फुल वेव रेक्टिफायर वर्सेस फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर तो देखें द मेन एडवांटेज ऑफ दिस ब्रिज सर्किट इज़ दैट इट डज़ नॉट रिक्वायर अ स्पेशल सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, यानी इसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से हमारी कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल हो जाती है। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन की है। अच्छा अभी भी अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह का डीसी मिलेगा, ये डीसी मिलेगा। ये जो डीसी मिलेगा हमें, इस डीसी को कहते हैं पल्सेटिंग डीसी, क्योंकि अभी भी इसमें वेरिएशन हो रही है। अगर हम इस वेरिएशन को स्मूथ करना चाहते हैं तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर सर्किट्स में कैपेसिटर यूज़ करते हैं। कैपेसिटर क्या करते हैं, कैपेसिटर जो हैं वो इसको स्मूथ कर देते हैं, यानी हम कहते हैं कि हमारे डीसी वोल्टेज को जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। सो वी कैन इम्प्रूव द एवरेज डीसी आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर वाइल एट द सेम टाइम reducing the AC variation of the rectifier output by using the smoothing capacitor to filter the output waveform। बहरहाल ये पॉइंट है आपके लिए, आप ये याद रखेंगे कि रेक्टिफायर में हम कैपेसिटर्स इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो हमारा पल्सेटिंग डीसी है वो तकरीबन स्टेडी स्टेट डीसी में कन्वर्ट हो जाए, यानी हमारा जो डीसी है वो डीसी जो है वो स्मूथ हो जाए। क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि ये इस डीसी में वेरिएशन है। इस वेरिएशन को अगर हम थोड़ा सा मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो हमें रेक्टिफायर सर्किट के साथ एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, और इस कैपेसिटर को हम कहते हैं फ़िल्टर। फ़िल्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रिपल्स जो हैं ये इसको ख़त्म कर रहा है। अब ये नीचे एक डायग्राम है जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं ये एक एसी करंट था और एसी के बाद ये करंट हमें डीसी मिला था, पर ये जो हमारा डीसी था इस डीसी को हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। अब हम इसको स्मूथ करना चाहते हैं, स्मूथ करने के लिए हमने कैपेसिटर लगाए हैं। तो अब ये जो हमें मिलेगा इसको कहते हैं स्मूथ डीसी, और इसको कहते हैं पल्सेटिंग डीसी, और इसको कहते हैं हम एसी। एसी हमेशा बाई डायरेक्शनल होता है, डीसी हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है। इसको अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन था, इसमें वेरिएशन थोड़ा सा स्मूथ हो गया है, और ये काम जो है वो कैपेसिटर ने किया है। तो इसी तरीके से आप देख लें, फिर दूसरे लेक्चर में हम इस पे MCQs भी डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपने मेरे सारे लेक्चर अटेंड किए होंगे, और आज हम जो लेक्चर देंगे वो MCQs पे देंगे। तो हम MCQs डिस्कस करेंगे रेक्टिफायर पे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी लम्स में और CMC में आ चुका है, क्वेश्चन इसको रीड करते हैं।
In electronic circuit, a PN junction diode is used to convert the alternating current into direct current. This process, तो हमने आपको थ्योरेटिकल डिस्कशन में क्लियर बताया था कि ऐसा प्रोसेस जिसमें अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो जाता है उसको कहते हैं हम रेक्टिफिकेशन। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा और रेक्टिफिकेशन। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है सेमीकंडक्टर फोटोडायोड। तो फोटोडायोड अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इन अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट ऑपरेटिंग फ्रॉम 50 हर्ट्ज मेन फ्रीक्वेंसी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन रिपल। तो हमने आपको बताया था कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के डबल हो जाती है, यानी मेन फ्रीक्वेंसी के डबल हो जाएगी। तो मेन फ्रीक्वेंसी 50 है, 50 का डबल करेंगे तो 100 हो जाएगा। और याद रखिएगा हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी वही की वही रहेगी, फुल वेव में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंगल डायोड कैन बी यूज एज। तो जब हम सिंगल डायोड की बात करते हैं तो सिंगल डायोड जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर के तौर पे यूज़ हो सकता है। तो इसका ऑप्शन ए होगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। द प्रोसेस इन विच अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट वोल्टेज। तो ये वही क्वेश्चन है जो ऊपर हम करके आए हैं। हम इसको कहेंगे कि ये रेक्टिफिकेशन है, सी ऑप्शन होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है इन फुल वेव रेक्टिफायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज़ डैश टू इनपुट। तो ये भी सेम क्वेश्चन है। तो जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होगी वो इनपुट के डबल होगी। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी होगा। याद रखिएगा अगर हाफ वेव की पूछेंगे तो वही होगी। क्वेश्चन नंबर 7 इन फुल वेव रेक्टिफायर डैश नंबर ऑफ डायोड्स इज आर यूज्ड। तो फुल वेव रेक्टिफायर जब कहीं पे भी फुल वेव लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि ये सेंटर टेप की बात हो रही है। तो अच्छा, पर यहाँ पे लिखा हुआ है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में आपने देखा था हम 4 डायोड यूज़ कर रहे थे, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इन फुल वेव सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर। सेंटर टेप आपको पता है जिसमें ट्रांसफार्मर था। ड्यूरिंग 1 हाफ साइकिल डैश डायोड कंडक्ट द करंट। तो आपको पता था कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में दो डायोड लगते थे और एक डायोड एक हाफ साइकिल को कंडक्ट करता था। तो अगर हम इसमें देखेंगे इन फुल वेव सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर ड्यूरिंग 1 हाफ साइकिल डैश डायोड कंडक्ट। तो एक डायोड कंडक्ट करेगा, एक डायोड रिवर्स ब्यास होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ए। पर अगर यही क्वेश्चन आपसे करेंगे ब्रिज के लिए तो ब्रिज वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड जो हैं एक हाफ साइकिल को कंडक्ट करते हैं और 2 डायोड दूसरी हाफ साइकिल को कंडक्ट करते हैं। बहरहाल हमने जो MCQ सॉल्व किया है वो सेंटर टेप का था। तो सेंटर टेप में एक डायोड एक हाफ साइकिल को कंडक्ट करेगा और दूसरा डायोड दूसरे हाफ साइकिल को। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टिफायर इज़ मोस्टली यूज। तो मैंने आपको बताया था थ्योरेटिकली कि हम मोस्टली फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। हम मोस्टली फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। इसका ऑप्शन जो है वो सी होगा। सेंटर टेप इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि ट्रांसफार्मर वो कॉस्टली होता है। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर कॉस्टली होता है, इसलिए हम फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 रेक्टिफायर कन्वर्ट्स। रेक्टिफायर क्या करेगा? तो रेक्टिफायर हमेशा AC को DC में कन्वर्ट करता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 इन हाफ वेव रेक्टिफायर द डायोड कंडक्ट ड्यूरिंग। तो हाफ वेव रेक्टिफायर जब भी होगा तो डायोड जो है वो सिर्फ हाफ साइकिल को कंडक्ट करेगा, बोथ हाफ इनपुट साइकिल नहीं, ये नहीं होगा। अ पोर्शन ऑफ पॉजिटिव हाफ, ये भी नहीं होगा। अ पोर्शन ऑफ नेगेटिव हाफ, ये भी नहीं होगा। 1 हाफ ऑफ इनपुट साइकिल। तो पूरा जो हाफ होगा वो कंडक्ट होगा और हाफ जो होगा
वो ब्लॉक होगा, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो डी होगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 देखें कि जो बहुत ही जो है कॉन्सेप्चुअल है, और ये मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक से लिया है। इसमें लिखा हुआ है इन ब्रिज रेक्टिफायर एज शोन बिलो व्हेन V1 इज़ पॉजिटिव, ये इज़ है, एट पॉइंट B विथ रिस्पेक्ट टू A विच डायोड आर ऑन। तो अगर आप देखें, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जो है B पॉजिटिव है और A नेगेटिव है, यानी ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो अगर ये नेगेटिव होगी तो ये डायोड D1 आपका रिवर्स ब्यास होगा और D4 आपका फॉरवर्ड ब्यास होगा, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो D2 आपका फॉरवर्ड ब्यास होगा। आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है वो फॉरवर्ड ब्यास क्यों होगा? वो इसलिए क्योंकि डायोड के पास दो टर्मिनल होते हैं, एक एनोड एक कैथोड। ये जो सिंबल आएगी इस ये टर्मिनल कहलाएगा कैथोड और ये कहलाएगा एनोड। तो डायोड फॉरवर्ड ब्यास तब होता है जब एनोड पॉजिटिव के साथ लगा हो और कैथोड जो है वो नेगेटिव के साथ लगा हो। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट ए नेगेटिव है, पॉइंट बी पॉजिटिव है, तो जब पॉइंट बी पॉजिटिव है तो डायोड D2 आपका फॉरवर्ड ब्यास होगा, D3 रिवर्स ब्यास होगा, और ये पॉइंट नेगेटिव है, इसकी वजह से D1 आपका रिवर्स ब्यास होगा और D4 आपका फॉरवर्ड ब्यास होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा D4 एंड D2। तो इसका ऑप्शन ए होगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। इन ब्रिज रेक्टिफायर एज शोन बिलो इफ़ डायोड D2 एंड D4 बिकम्स फॉल्टी, अगर D2 और D4 फॉल्टी हो जाएंगे तो फिर ये क्या होगा? तो इसका मतलब होगा हमारी हाफ साइकिल कंडक्ट हो पाएगी और हाफ साइकिल कंडक्ट नहीं हो पाएगी। इसका मतलब होगा कि हमारा ये जो सर्किट है वो अब क्या बन जाएगा? ओनली हाफ साइकिल इज़ कंडक्टेड, सिर्फ़ और सिर्फ हाफ साइकिल कंडक्ट होगी, क्योंकि दूसरी हाफ साइकिल जो है वो एक हाफ साइकिल में D1 और D3 कंडक्ट करेंगे, दूसरे में D2 और D4 कंडक्ट करेंगे। पर जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है कि D2 और D4 जो हैं वो दोनों ख़राब हो चुके हैं, इसीलिए हमारा ये जो सर्किट होगा वो हाफ वेव रेक्टिफायर हो जाएगा और ये सिर्फ आधी साइकिल को कंडक्ट करेगा। तो इसी तरीके से ये हमने MCQs डिस्कस कर लिए, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक डिस्कशन का है स्पेशल पर्पस डायोड। तो शुरू करते हैं। स्पेशल पर्पस डायोड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोटो डायोड। तो फोटो डायोड क्या होता है? फोटो डायोड एक सेमीकंडक्टर डायोड होता है जो हमेशा रिवर्स ब्यास में चलता है। ये बात याद रखिएगा कि फ़ोटो डायोड जो है वो हमेशा रिवर्स ब्यास में चलता है। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो क्या है, इट हैज़ अ, यानी ये भी एक PN जंक्शन होता है। इट हैज़ अ स्मॉल ट्रांसपेरेंट विंडो दैट अलाउज द लाइट टू स्ट्राइक द जंक्शन। फ़ोटो डायोड एक PN जंक्शन डायोड ही होता है जो एक मेटल बॉक्स में इनक्लोज होता है और उसके पास एक थोड़ा सा विंडो होता है जिसकी मदद से जंक्शन पे लाइट इंसिडेंट हो सकती है। जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा जो PN जंक्शन डायोड है इस मेटल बॉक्स में इनक्लोज है, सिर्फ थोड़ी सी ये विंडो बनाई गई है ताकि लाइट इस पर इंसिडेंट हो सके। ये फ़ोटो डायोड की सिंबल है, एरो अंदर के तरफ होंगे। अब हम इसकी वर्किंग समझेंगे। तो वर्किंग समझने के लिए सबसे पहले आपके पास रिवर्स ब्यास में जो लीकेज करंट फ्लो होता है वो थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। तो मैंने बताया था कि लीकेज करंट हमेशा थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से होते हैं। तो जब थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स और होल की माइग्रेशन होती है तो उसकी वजह से एक करंट फ्लो करता है। उस करंट को यहाँ पे मैं I0 से शो कर रहा हूँ। अब आप समझें, ये हमारा एक फ़ोटो डायोड है जो रिवर्स ब्यास है, P टाइप नेगेटिव के साथ लगा हुआ है और N टाइप पॉजिटिव के साथ लगा हुआ है। तो ये रिवर्स ब्यास की कंडीशन है। अब ये डिप्लेशन रीजन है और आपको पता है रिवर्स ब्यास में डिप्लेशन रीजन की साइज़ बढ़ जाती है। अब आप समझें, इस रीजन में हमने लाइट इंसिडेंट करवाई। जब इस रीजन में लाइट इंसिडेंट होगी, यहाँ पे न्यूट्रल एटम होते हैं, तो यहाँ पे जब लाइट इंसिडेंट होगी तो न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हम कहेंगे एक होल भी प्रोड्यूस होगा। तो सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे जब डिप्लेशन रीजन पे लाइट इंसिडेंट करेगी
तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट होगा। जब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट होगा तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जैसे आप देख रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव से शुरू होती है पॉजिटिव तक, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरफ फ्लो करेंगे और ये जो हमारे होल्स होंगे वो इस तरफ फ्लो करेंगे और इसी तरीके से जो है हमारा करंट जो है वो फ्लो करेगा। अब करंट जो हमारा फ्लो करेगा वो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ज़्यादा होंगे तो करंट भी ज़्यादा होगा। तो ये जो करंट है जो रिवर्स ब्यास की वजह से, ये जो करंट है जो लाइट की वजह से फ्लो हो रहा है, इसको मैं IS से शो कर रहा हूँ और इसको शॉर्ट सर्किट करंट भी कहते हैं। तो टोटल करंट जो फोटो डायोड में फ्लो करता है वो I फ्लो करेगा और I इन दोनों करंट का सम होगा। IS जो होगा वो शॉर्ट सर्किट करंट होगा, IO जो होगा ये रिवर्स ब्यास में जो लीकेज करंट होता है वो होता है। यहाँ पे हम इसको डार्क करंट कहेंगे। डार्क करंट मतलब जब हम इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट नहीं करवाएंगे तो इसमें थोड़ा बहुत करंट फ्लो करेगा, जिसको हम लीकेज करंट भी कहते हैं। और डार्क करंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम कोई लाइट इंसिडेंट नहीं कर रहे हैं और ये बहुत छोटा सा होता है। तो मैंने थ्योरी में लिखा है, आप समझ सकते हैं। विथ नो इल्यूमिनेशन, जब हमने लाइट इंसिडेंट नहीं की, देयर एग्जिस्ट अ लीकेज करंट, तो यहाँ पे लीकेज करंट फ्लो करेगा और इस लीकेज करंट को हम कहेंगे डार्क करंट। और ये जो लीकेज करंट होता है ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से होता है। पर जब हमने लाइट इंसिडेंट करवाई, ऑन इंसिडेंट ऑफ लाइट ऑन द जंक्शन, जब हमने जंक्शन पे लाइट इंसिडेंट करवाई, न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड, एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेटेड हो गया डिप्लेशन रीजन में, विच आर स्वेप्ट अक्रॉस PN जंक्शन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय रिवर्स वोल्टेज एंड काज अ करंट IS। जैसे मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होंगे और ये स्वीप हो जाएंगे। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनको स्वीप करेगी और इसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। इस करंट को कहेंगे IS या हम इसको शॉर्ट सर्किट करंट भी कह सकते हैं। और ये जो करंट होगा IS ये लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो टोटल करंट जो फ्लो करेगा वो होगा I = IS + IO। तो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि फोटो डायोड में कौन सा करंट लाइट पे डिपेंड करता है, कौन सा करंट लाइट पे डिपेंड नहीं करता। तो याद रखिएगा, डार्क करंट लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा, जबकि शॉर्ट सर्किट करंट जो होगा वो लाइट पे डिपेंड करेगा। अब हम आगे चलते हैं और फोटो डायोड की कुछ एप्लीकेशंस करते हैं। तो आपने अभी देखा कि फ़ोटो डायोड हमारा तब चलेगा जब उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करेगी, तो हम इसको लाइट सेंसिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। इट इज़ यूज इन हाई स्पीड रीडिंग ऑफ कंप्यूटर पंच कार्ड, तो ये कंप्यूटर पंच कार्ड को रीड करने में यूज़ कर सकते हैं। लाइट डिटेक्शन सिस्टम, ये लाइट डिटेक्शन सिस्टम पे यूज़ कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दे दूं, जैसे हमारे पास अलार्म होता है, तो अलार्म जो होता है उसको हम मतलब विंडो के नज़दीक रखते हैं और जैसे ही सुबह होती है तो उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो जाती है और हमारा अलार्म जो है वो रन हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि सुबह हो गई है। तो ये लाइट डिटेक्शन सिस्टम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। या सपोज़ करो हम किसी रूम में सपोज़ करें हम किसी रूम में एक स्मोक डिटेक्टर लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी हम फ़ोटो डायोड यूज़ कर सकते हैं। या आगे जाके आप चैप्टर नंबर 20 में भी पढ़ोगे, एक हमारे पास सॉलिड स्टेट डिटेक्टर होता है जो रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए काम करता है। अच्छा, फिर लाइट ऑपरेटेड स्विचेस, जैसे मैंने बताया आपको, सपोज़ करें कि हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो लाइट पे ऑन हो लाइट पे ऑफ हो, तो उसमें भी हम फ़ोटो डायोड यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ लाइन काउंटिंग ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए भी फ़ोटो डायोड यूज़ कर सकते हैं। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स है, तो वहाँ पे भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ इसकी जो है एप्लीकेशंस हैं। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे सोलर सेल। तो सोलर सेल इज़ अ फोटो डायोड दैट इज़ यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम सन
अ सोलर सेल इज़ अ फोटोडायोड डेट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी सोलर सेल एक किस्म का फोटोडायोड ही है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल में और फोटोडायोड में सिर्फ ये फ़र्क होगा कि अगर आप ब्यासिंग करेंगे तो वो फोटोडायोड सिंपली फोटोडायोड कहलाएगा। अगर आप ब्यासिंग नहीं करेंगे और आप सोर्स ऑफ ईएमएफ करना चाहते हैं तो उस टाइम जो आपका फोटोडायोड होगा वो सोलर सेल की तरह बिहेव करेगा। यानी सोलर सेल एक जो है सोर्स ऑफ ईएमएफ है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शन मैं दिखा रहा हूँ ये एक सोलर सेल की है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक थिक जो है एन टाइप मटेरियल है और एक थिन पी टाइप मटेरियल है। इस पी टाइप मटेरियल के साथ मेटल्स की रिंग्स अटैच हैं और इस एन टाइप मटेरियल के साथ एक मेटल की स्ट्रिप लगी हुई है। अच्छा, पी टाइप मटेरियल थिन इसलिए है क्योंकि हम जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं उस दौरान हम ये जो पी टाइप मटेरियल है ये सन की साइड होगा। तो जो भी लेयर सन की साइड होगा वो हमेशा थिन होना चाहिए ताकि लाइट हमारे जंक्शन पे आ सके। अगर हम इस पी टाइप मटेरियल को थिक बनाएंगे तो सन की लाइट जो है वो इस जंक्शन पे नहीं आ सकेगी। और यहाँ पे हम मेटल्स की रिंग यूज़ करेंगे इसी रीज़न से ताकि मैक्सिमम हमारी जो लाइट है वो जो है वो जंक्शन पे आ जाए। और ये पूरा जो सिस्टम होगा ये एक गिलास शीट में कवर होगा और गिलास शीट बिल्कुल जो है वो ट्रांसपेरेंट होगी। अब हम इसको समझ लेते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होगी। तो जैसे आपने देखा है कि जैसे ही जंक्शन पे लाइट इंसिडेंट होती है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जो है वो क्रिएट हो जाता है। जंक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा जंक्शन पे ये एन टाइप मटेरियल पे आ जाएगा और जो होल होगा वो पी टाइप मटेरियल में आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो हमारी मेटल्स हैं, मेटल की जो रिंग्स हैं, इस पी वाली पे सारे होल्स कलेक्ट हो जाएंगे और एन वाली पे सारे हमारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो जाएंगे। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे जब हम कोई भी रेजिस्टर लगाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होने लगेगा। तो इसी तरीके से हमने सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट कर लिया है। दोबारा समझें, ये जो हमारा जंक्शन है, जब इस जंक्शन पे लाइट इंसिडेंट होगी तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक हमारा होल क्रिएट होगा। जंक्शन की फील्ड की वजह से जो बैरियर पोटेंशियल था उसकी फील्ड की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा वो एन टाइप में आ जाएगा और जो होल जनरेट होगा वो पी टाइप में हो जाएगा और ये सारे होल्स इन मेटल रिंग्स पे यानी जो है कलेक्ट हो जाएंगे और सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो इन दोनों चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और जब हम यहाँ पे कोई भी रेजिस्टर लगाएंगे तो उसमें करंट फ्लो होगा। इसको आप और डिटेल में भी समझ सकते हैं। तो इस तरीके से, और ये डिटेल यहाँ पे दी गई है। इट कंसिस्ट ऑफ एन टाइप रीजन कवर्ड बाय अ थिन पी टाइप। मैंने लिखा है पी टाइप मटेरियल को हम एक्सपोज टू सन कर रहे हैं। लेयर इनक्लोज इन ट्रांसपेरेंट गिलास, और ये सारा ट्रांसपेरेंट गिलास में इनक्लोज होगा। अ मेटल रिंग इज अटैच टू द पी टाइप। पी टाइप के साथ मेटल रिंग्स होंगी एंड अ मेटल स्ट्रिप इज़ कनेक्टेड टू एन टाइप, और ये एन टाइप के साथ मेटल स्ट्रिप कनेक्ट होगी। पी टाइप पे हम रिंग इसलिए यूज़ कर रहे थे ताकि हमारी लाइट मैक्सिमम लाइट जंक्शन पे आ सके। अगर हम यहाँ पे स्ट्रिप यूज़ करेंगे तो फिर लाइट जंक्शन पे नहीं आ सकेगी। हमने यहाँ पे रिंग्स यूज़ किए हैं ताकि लाइट जो है वो जंक्शन पे आ सके। इसी तरीके से when such a PN junction having no external bias is exposed to light absorb the photon generate electron hole pair। जब लाइट जंक्शन पे पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। इट रिजल्ट्स इनटू एन इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। माइनॉरिटी कैरियर्स मीन्स थर्मली जनरेटेड in both the P and N type region, and when they diffuse close to junction the electric field due to junction potential barrier sweeps them across the junction। it causes flow of current the external circuit। वही बात है जो मैंने आप लोगों को बताई। मैंने कहा जब इस जंक्शन पे सन की लाइट पड़ेगी
तो इस जंक्शन में इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो जाएंगे। जंक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होल्स पी टाइप मटेरियल में चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप मटेरियल में चले जाएंगे, और अगर यहाँ कोई लोड लगा होगा तो एक्सटर्नल सर्किट में फ़्लो करेंगे और इसकी वजह से जो है वो करंट फ़्लो हो जाएगा। तो ये है सोलर सेल। अब एक बात आपको याद रखनी है कि सोलर सेल में जो मोस्टली मटेरियल यूज़ होते हैं वो सेलेनियम और सिलिकॉन, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो सिलिकॉन यूज़ होती है। यह क्वेश्चन भी इंट्री टेस्ट में आ चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे लाइट इमिटिंग डायोड, जिसको हम एलईडी भी कहते हैं। ये बेसिकली इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट पे काम करता है। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी उसको इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट कहेंगे। ये क्वेश्चन पास पेपर में आ चुका है। बहरहाल इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ पीएन जंक्शन डायोड विच इमिटिंग लाइट व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड ब्यास। एलईडी हमेशा फॉरवर्ड ब्यास में चलती है। जब एलईडी फॉरवर्ड ब्यास में होगी तो ये लाइट इमिट करेगी। और अब हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। तो लाइट इमिटिंग इस हिसाब से होगी, जब आपका डायोड फॉरवर्ड ब्यास होता है तो आपको पता है एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी टाइप में जाते हैं। तो जब एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी टाइप में जाते हैं तो ये पी टाइप में जाके होल के साथ रिकम्बाइन होते हैं। जब ये होल के साथ रिकम्बाइन होंगे तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जब एन टाइप मटेरियल से जाकर पी टाइप मटेरियल में होल के साथ रिकम्बाइन होगा तो ये अपनी एनर्जी लॉस करेगा, और ये जो एनर्जी लॉस करेगा वो फोटॉन के फॉर्म में करेगा, वो लाइट के फॉर्म में करेगा, और इसी तरीके से हमें लाइट जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, इन फॉरवर्ड ब्यास द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टाइप क्रॉस द जंक्शन एंड कंबाइन विद द होल्स इन पी टाइप मटेरियल एंड ड्यू टू दिस रिकॉम्बिनेशन दे एमिट लाइट। यानी जब इलेक्ट्रॉन एन टाइप मटेरियल से पी टाइप मटेरियल में जाएंगे जंक्शन क्रॉस करके, तो वहाँ पे वो होल्स के साथ रिकम्बाइन होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन होगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करेगा और वो एनर्जी फोटॉन के फॉर्म में होगी। तो ये पूरा एलईडी का प्रोसेस था। अब हम एलईडी की सिंबल देख लेते हैं। तो ये जो है एलईडी की सिंबल है, याद रखिएगा फोटो डायोड अगर बाहर के तरफ होंगे इसका मतलब है ये लाइट इमिट करेगा, तो हम इसको एलईडी कहेंगे, और अगर ये एरो अंदर के तरफ होंगे तो ये फोटो डायोड की सिंबल होगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें कि एलईडी किस कलर की लाइट इमिट करेगी वो डिपेंड करेगा कि एलईडी कौन से मटेरियल की बनी हुई है। तो एलईडी अगर यानी एलईडी जो लाइट इमिट करेगी वो डिपेंड करेगी मटेरियल कौन सा है एलईडी के अंदर। ये क्वेश्चन भी 2-3 मरतबा आ चुका है। अगर आपकी एलईडी गैलियम आर्सेनाइड फास्फोरस की बनी हुई है तो ये रेड कलर की लाइट इमिट करेगी, और अगर गैलियम फास्फाइड की बनी हुई है तो ये ब्राइट रेड या ऑरेंज कलर की लाइट इमिट करेगी। तो ये आपको 2 कलर याद रखने पड़ेंगे। अगर गैलियम आर्सेनाइड और फास्फोरस की बनी होगी तो रेड कलर की लाइट इमिट करेगी, और अगर गैलियम फास्फाइड की बनी होगी तो ब्राइट रेड या ऑरेंज लाइट इमिट करेगी। तो ये बात भी याद रखिएगा, द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय एलईडी डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ एलईडी। तो ये पूरे टॉपिक्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे।